The years of depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. जो 1924 से 1928 के बीच का समय था, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी देखी गई थी, लेकिन ये उतनी भी ज़्यादा नहीं थी. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. जो जितनी भी इंडस्ट्रियल रिकवरी होनी थी और जो इन्वेस्टमेंट्स थे, ये सब यूएसए पे डिपेंडेंट थे जर्मनी के लिए. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. पर ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो थे जो यूएसए से आ रहे थे, ये भी विथड्रॉ कर लिए गए 1929 में, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज यूएसए में जो था वो कोलैप्स हो गया था वहाँ पे. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares on one single day, 24 October, 13 million shares were sold. तो जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया था, तो लोगों ने फियर में आके और जल्दीबाजी में आके, हड़बड़ी में आके एकदम से अपने जितने भी शेयर थे उसको सेल करना शुरू कर दिया. एक दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो सोल्ड कर दिए गए, सेल कर दिए गए. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. जब भी ऐसा होता है तो लोग अपने शेयर्स सेल करना शुरू कर देते हैं. इससे क्या होता है कि प्राइसेस एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं. तो जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गया, क्रैश हो गया, तो वहाँ पे लोगों ने एकदम से घबराहट हड़बड़ी में आके अपने जितने भी शेयर्स थे वो सेल कर दिए. तो इससे प्राइसेस डाउन हो गए. तो ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. तो इतने 13 मिलियन शेयर्स एकदम से सोल्ड कर दिए गए, सेल कर दिए गए. ये यूएसए की बात थी. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. इससे एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था ये बेसिकली. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. तो इसी वजह से जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, तो इसी वजह से यूएसए में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला. और जो 3 साल तक 1929 से 1932 के बीच में यूएसए की इनकम जो थी, नेशनल इनकम, वो गिर गई. Factories were shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdrew their money from the market. फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा, एक्सपोर्ट्स फेल होने लगे, फार्मर्स भी बहुत बैडली इफेक्टेड हुए इससे. स्पेक्यूलेटर्स जो थे उन्होंने कंपनी से, मार्केट से अपना मनी जो है विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया. स्पेक्यूलेटर्स वो लोग होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब उनको स्पेक्यूलेटर्स कहते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. ये जो इफेक्ट था, जो यूएस की इकोनॉमी फॉल हो गई थी, इसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड देखा गया था. The German economy was the worst hit by the economic crisis. यूएस इकोनॉमी के कोलैप्स होने के कारण इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया था. तो जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो सबसे ज़्यादा बैडली हिट हुई थी इससे, इकोनॉमिक क्राइसिस से, क्योंकि उस समय में तो सबसे ज़्यादा यूएस से ही इनको लोन मिल रहा था, फिर वो भी विथड्रॉ कर लिया गया, इसलिए सबसे ज़्यादा बैडली हिट जर्मन इकोनॉमी ही हुई थी. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जो कि अच्छा खासा चल रहा था, वो 1932 आते आते वो रिड्यूस हो गया 40% तक 1929 के कंपैरिजन से. वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, ओवरपेड, रिड्यूस वेजेस. तो जितने भी वर्कर्स थे उन्हें अपनी जॉब लॉस्ट कर दी, उनको या फिर कम सैलरी मिलने लगी. The number of unemployed touched an unprecedented 6 million. On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work. 6 मिलियन तक के अनएम्प्लॉयड नंबर जो था वो पहुंच गया था. जर्मनी के स्ट्रीट्स में लोग प्लेकार्ड्स के साथ, मतलब कि एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर कुछ लिखा हो और वो चीज़ लिखी हुई थी कि विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं. और उसको ये लोग कैरी कर रहे थे अराउंड देयर नेक, ताकि ये अलग से आइडेंटिफाई हो जाए और ये इनको कोई भी काम मिल जाए. अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स
or simply sat at corners or desperately queued up at the local employment exchange. जो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था, वो लोग कार्ड्स खेलने लगे स्ट्रीट में बैठ के, स्ट्रीट कॉर्नर्स में बैठ के, और या फिर वो लोग लाइन लगा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वहाँ पे खड़े हो जाते थे ताकि उनको कोई नौकरी मिले। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब जहाँ पर अ, उनको आसानी से नौकरी ढूंढने का, और जिसको नौकरी किसी को देना है, और जिसको नौकरी चाहिए मतलब ज़रूरतमंद जो है, वो वहाँ पे आसानी से अपनी क्वालिफ़िकेशंस और अपनी स्किल्स शो कर सकता है, और वहाँ पे उनको फिर उनके अकॉर्डिंगली उनको कोई जॉब वॉब मिल जाएगी इस तरीके से। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब जॉब्स नहीं थी तो यूथ ने क्रिमिनल पाथवे चुना, और ये सब आम होने लगा ये चीज़। The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle classes, especially salaried, employed, and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों में बुरी तरीके से डर का माहौल फैला दिया था, लोग घबरा गए थे। स्पेशली जो मिडिल क्लास था, जो कि हार्डली बेयरली बड़े मुश्किल से पैसे कमाता था, और उसमें भी जो एम्प्लॉयज़ थे, पेंशनर्स थे, इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, घबराहट इनमें बढ़ गई, क्योंकि करेंसी की ही वैल्यू लूज़ हो गई, लॉस्ट हो गई थी इसलिए। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स suffered as their businesses got ruined. जो स्मॉल बिजनेसमैन्स थे, जो कि और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, खुद का छोटा काम कर रहे थे सब लोग, इन सब ने बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया क्योंकि इनका बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। These sections of society were filled with the fear of proletarianization, an anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still, the unemployed. ये लोग जो थे, ये सेक्शन ऑफ पीपल जो कि थोड़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी भी जी रहा था, इनमें जो है फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन। प्रोलिटेरियनाइजेशन का मतलब है कि टू बिकम इम्पोवरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस। लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था क्योंकि इनको लगता था कि ये लोग इम्पोवरिश्ड हो जाएंगे, मतलब वर्किंग क्लास के बराबर ये लोग हो जाएंगे। Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big business was in crisis. जो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्लासेस थी, जैसे कि कोई लीगल गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, या फिर किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्किंग क्लासेस, तो सिर्फ ये लोग ही मैनेज कर पा रहे थे इस क्राइसिस को। लेकिन ये लोग भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था, तो इनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो वीकेंड हो गई थी। मतलब कि ये लोग साथ में आकर मिलकर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे कि इन्हें हक मिलना चाहिए, बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, इनके जो पेमेंट्स है वो बढ़नी चाहिए, या फिर इनके जो वर्किंग आवर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जो बड़े बिजनेस थे वो भी क्राइसिस में ही थे। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. जो पीजेंट्री थे, मतलब जो फार्मर्स थे, किसान थे, ये लोग, इनने भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्राइसेस में फॉल देखा, और जो वुमेन थी और जो मैन थे, वो लोग भी अपने बच्चों के पेट नहीं भर पा रहे थे, और सब में बहुत ज़्यादा निराशा थी। Politically, too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, अच्छा नहीं था। और जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो जो जिस रूप से उसको बनाया गया था फंडामेंटली, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। अनस्टेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा आई, और डिक्टेटरशिप बेसिकली वाइमर रिपब्लिक पे हावी होने लगी, और डिक्टेटरशिप दिखने लगी। One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalitions. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर किसी पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिल रहे हैं, उतने ही परसेंटेज उनको पार्लियामेंट में सीट्स मिलेगी। पर क्योंकि
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था अच्छे से, इसीलिए किसी एक पार्टी का पावर में आना नियरली इम्पॉसिबल था। पावर में आना मतलब सर्व करना लोगों को नियरली इम्पॉसिबल था किसी एक पार्टी के लिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मतलब जितने परसेंटेज उनको वोट मिल रहे हैं उतनी परसेंटेज उनको पार्लियामेंट में सीट्स नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से कोalition गवर्नमेंट बनी। कोalition गवर्नमेंट बनना मतलब कोई दो पार्टी का या फिर दो से ज़्यादा पार्टी का साथ में आना और अपने जितने भी रूल्स हैं उनको साइड में रखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करना और साथ में रूल करना, और या फिर सर्व करना लोगों को, जनता को सर्व करना। कोalition गवर्नमेंट इसके इसे कहते हैं। Another defect was Article 48, which gave the President the powers to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. एक और डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो आर्टिकल 48 है, इससे कि प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से पावर मिलेगी कि वो इमरजेंसी को लगा सकता है, इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है स्टेट के ऊपर, मतलब कंट्री के ऊपर। इससे क्या होगा कि जो सिविल राइट्स है वो नहीं होंगे, मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, ये सब नहीं होंगे। लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स वो अपने नहीं रख सकते, और जो निर्देश होंगे, आदेश होंगे, वो लीडर के द्वारा दिए जाएंगे और वो बिना किसी डिबेट के, बहस के या फिर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन करे बिना सीधा लीडर के द्वारा इम्पोज कर दिए जाएंगे जैसे कि वैसे, चाहे वो जिस भी तरीके के हों, चाहे वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी क्यों ना करते हो, वो सीधा डायरेक्टली इम्पोज हो जाएंगे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी स्टेट के ऊपर। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets, lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. Weimar Republic में 239 days के लिए कैबिनेट्स, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बनाई गई अलग अलग समय पे, क्योंकि ये 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इसलिए बनाई गई क्योंकि बनी क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था ये नहीं मिल बन रहा था। मतलब कोई सिंगल पार्टी गवर्न करने के लिए या फिर रूल करने के लिए या फिर सर्व करने के लिए नहीं आ पा रही थी, और कोalition गवर्नमेंट के कारण और बार बार पार्टीज एक दूसरे से अपना जो एग्रीमेंट है उसे वापस ले रही थी, इसी वजह से बार बार कोalition गवर्नमेंट बन रही थी। इसी वजह से अलग अलग 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बने जो कि 239 डेज तक के रहे। और आर्टिकल 48 का यूज़ करते हुए इमरजेंसी भी लगाई गई थी। रूलिंग गवर्नमेंट की कैबिनेट्स वो होती है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग होती है, बहुत सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री से आते हैं, जैसे कि हाईएस्ट मिनिस्ट्री से आते हैं। और इसमें जो लीडर होता है वो भी इसमें उसका योगदान होता है। तो ये ग्रुप होता है जिसमें कि हाईएस्ट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं शामिल, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग ली जाती है, की जाती है स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। तो उसको कैबिनेट बोलते हैं। लेकिन वाइमर रिपब्लिक के दौरान ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैबिनेट्स बनाई गई ताकि इस इशू को सॉल्व कर सके। इमरजेंसी भी लगाई गई। इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कोई इशू नेशन वाइड इशू बन जाता है कोई चीज़, और उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तब इमरजेंसी लगा दी जाती है। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, वही कि फिर भी ये क्राइसिस उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी इतना सब करने के बावजूद। People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solutions. लोगों का ट्रस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से हटने लगा, क्योंकि ये कोई भी सॉल्यूशन ऑफर कर नहीं पा रहा था। ऊपर से इमरजेंसी थी, कोई फंडामेंटल राइट्स थे नहीं लोगों के पास में। और ये अलग अलग कैबिनेट्स इसलिए बन रही थी क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 20 डिफरेंट कैबिनेट्स। तो क्या 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इसलिए बन रही थी क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कोई सिंगल पार्टी चूज करके उन्हें, मतलब जितने परसेंटेज में वोट मिले हैं उतने परसेंटेज में उन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए कोalition गवर्नमेंट बन रही थी। मतलब अलग अलग पार्टी साथ में आके एक गवर्नमेंट बना रहे थे। इससे क्या हुआ कि बहुत बार में जो पार्टीज थे वो एक दूसरे से आपसी मतभेद के कारण बहुत बार उनके अलायंसेस टूट जाते थे। कैबिनेट्स बार बार अलग अलग बनती थी, अलग अलग डिसीजंस लिए जाते थे, और इसी वजह से यहाँ पे 20 डिफरेंट कैबिनेट्स देखी गई थी जो कि 239 डेज के लिए ये चलता रहा ऐसे ही। इस फोटो में लिखा है
Sleeping on the line during the Great Depression, the unemployed could not hope for either wage or shelter. On winter nights, when they wanted a shelter over their head, they had to pay to sleep like this. ये उस ग्रेट डिप्रेशन के समय की फ़ोटो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया था और लोगों के पास में कुछ होप नहीं था, कोई पैसे नहीं थे या फिर कोई घर, मकान, शेल्टर कुछ नहीं था रहने के लिए। तो ये उस समय की सर्दियों की फ़ोटो है, विंटर नाइट्स की फ़ोटो है जहाँ पे लोगों को लोगों के ऊपर छत नहीं थी और अच्छे पैसे नहीं थे कुछ खाने-पीने के लिए और उनको इस तरीके से रहना पड़ता था।